हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का 13 चैप्टर जिसका नाम है एरे। 13 चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम स्टडी करेंगे एरे क्या होते हैं, एरे का यूज क्यों करते हैं और एरेज यूजफुल क्यों हैं प्रोग्रामिंग के लिहाज से। लेकिन एरे के ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार वन बाय वन, जो हम 12 चैप्टर को स्टडी कर चुके हैं, एक एक चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व कर चुके हैं। तो रिवाइज कर लेते हैं। लेटेस्ट सी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर है गेटिंग स्टार्टेड विद सी। इसके अंदर कि हमने देखा था कि फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखा था, रूल ऑफ सी प्रोग्राम क्या होते हैं, कि सी का प्रोग्राम लिखने के लिए बेसिक जो सिंटेक्स होता है या बेसिक जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो सब हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा तरीके से डिस्कस करा था। सेकंड चैप्टर हमारा सी इंस्ट्रक्शन, कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते टाइम पे किस तरीके से हम टाइप डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस टाइप होते हैं, मतलब कि इनपुट सेंटेंस किस तरीके से होते हैं, आउटपुट सेंटेंस किस तरीके से होते हैं, सेंटेंस को इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये जो सारा कुछ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी सारी हमने डिस्कशन करा था सेकंड चैप्टर के अंदर, और एक एक क्वेश्चन को भी उसको हमने सोल्व कर चुके हैं। अब प्रोग्रामिंग करते टाइम पे हमारे सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस कंडीशन के बेस के ऊपर, किस लाइन ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है या पॉइंटर है उसको नेविगेट करना है। तो उसको बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का हमने स्टडी करा था कंप्लीटली चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर क्या आया था, इफ आया, इफ एल्स आया, नेस्टेड इफ एल्स आया। नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स यूज करते जाते हैं, कंडीशन के अंदर कंडीशन को चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नेस्टेड। तो चैप्टर नंबर जो 3 है वो था हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब अगर हमारे पास में डिसीजन मेकिंग का अगर सिंपल सा कोई प्रोसेस है, तो अगर कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन है या फिर नॉर्मल तरीके की सिचुएशन से हमें निकलना है बाहर, तो हम इफ एल्स का यूज कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास में कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की बात आती है जहां पे हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, तो उस तरह के कंडीशंस को सोल्व करने के लिए जो भी एक्सरसाइज थी हमारे पास में, या मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो सब हमने स्टडी करा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब आता है कि हमारे पास में ऐसा कई बार होता है कि कोई इसी एक टास्क को बार बार हमें रिपीट करना होता है, या फिर एक बल्क या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ सेंटेंस होता है जिसको कि हमें बार बार एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस तरह के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं, जो रिपीटेशन होता है उसको बोलते हैं लूप। तो लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर सिंपल लूप, वाइल लूप के बारे में हमने डिस्कशन करा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने करा था मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन, जिसके अंदर हमने स्टडी करा था कंप्लीटली डू वाइल लूप को, फोर लूप को, नेस्टेड लूप को, कि लूप्स के अंदर लूप्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से कॉल करते हैं, और लूप्स के कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए या लूप को कंटिन्यू करने के लिए किस तरीके से हम कंटिन्यू कीवर्ड और ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जिसका नाम था मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन। हम ना केवल इसका थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कशन कर चुके हैं, बल्कि इसके अंदर अवेलेबल जितनी भी एक्सरसाइज थी, जितने भी क्वेश्चन थे, वो सब भी हम सोल्व कर चुके हैं लेटेस्ट सी बुक के। अब हमारे पास में अवेलेबल चॉइसेज में से किसी एक चॉइस को रन करना है, किसी एक चॉइस को हमें चूज करना है, तो उस कंडीशन के अंदर काम आता है हमारे पास में केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसको कि हम बोलते हैं स्विच केस डिफॉल्ट, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिस्कशन कर लिया है, जिसके अंदर स्विच ये बोलता है कि हमारे पास में कौन कौन से चॉइसेज अवेलेबल है, और केस बताएगा कि किस तरीके से एक एक चॉइस को हमें हैंडल करना है। इसके अंदर जस्ट हमने रिएक्ट करा कि डिस्कशन करा कि किस तरीके से जो हमारा स्विच बोर्ड होता है वो कैसे काम करता है। पावर सप्लाई तो आ रही है, लेकिन किस स्विच के ऑन होने से कौन सा एम्प्लायंट या कौन सा हमारा इक्विपमेंट काम करना स्टार्ट करेगा, ये सब उसी तरीके से हम चीजों को हैंडल करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब आता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के अंदर फंक्शन, जैसे कि हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज होता है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को अगर हमें बार बार रिपीट करना है तो उसको हम लूप्स के थ्रू हैंडल करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारा कोई ब्लॉक ऑफ कोड या ग्रुप ऑफ सेंटेंस ऐसा है जिसको कि हम प्रोग्राम के अंदर बार बार कहीं पे यूज कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं कि आप लूप्स के थ्रू कर रहे हैं, कि लूप करना बार बार करना पड़ रहा है या फिर अलग जगह पे सिंगल टाइम आपको यूज करना पड़ रहा है, उस कंडीशन के अंदर हम उस पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को एक नाम दे देते हैं, फंक्शन से कह देते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और कौन से अंदर किस तरह से पैरामीटर पास होते हैं, मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर डेटा किस तरीके से पास होता है, वो सब हमने चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फंक्शन के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, और एक एक एक्सरसाइज को भी सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद में आता है कि जब हम एट द वेरी बिगिनिंग से बोलते आ रहे हैं सी लैंग्वेज
ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर के साथ मिलकर के काम करती है। तो मतलब कि कंप्यूटर को बेसिक तरीके से हैंडल करने का जो प्रोसेस है सी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। तो अब ये चैप्टर नंबर जो 9 है उसके अंदर हमने डिस्कशन करा था पॉइंटर की। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी को अपने द्वारा हैंडल करने का प्रोसेस होता है कि एक प्रोग्रामर के पास में कंट्रोल चला जाता है कि किस तरीके से मेमोरी को ऑक्यूपाई करना है, हमारा प्रोग्राम कहाँ पे किस तरीके से एक्सेस करेगा। तो वो सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया पॉइंटर्स के अंदर। अब हम पॉइंटर्स का जो यूज करते हैं तो ये फंक्शंस के अंदर भी यूज होता है। फंक्शंस के अंदर यूज होता है तो उसके अंदर होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये सब क्या होता है ये चैप्टर 9 के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं कंप्लीटली। अब जिस तरीके से पर्टिकुलर कोड और ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज होता है, उसी तरीके से हो सकता है कि हमारे पास में कोई ऐसी टास्क हो जो उसी टास्क को बार बार अगर कॉल करना हो, या फिर बोलेंगे एक फंक्शन जब खुद को ही बार बार कॉल करने लगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्जन। रिकर्जन का यूज किस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करते हैं? जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए फैक्टोरियल है। अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो एक ही प्रोसेस है कि मतलब फैक्टोरियल 5 निकालो, फिर फैक्टोरियल 4 निकालो, फैक्टोरियल 3 निकालो। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है कि हर स्टेप के हर एग्जीक्यूशन के बाद में जो प्रॉब्लम है वो छोटी होती हुई जाती है, लेकिन प्रॉब्लम का जो मैनर है या फिर बिहेवियर है वो बिल्कुल सेम होता है। उस कंडीशन के अंदर यूज करते हैं रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है खुद के द्वारा खुद को ही कॉल करना, कि कोई फंक्शन अगर सेल्फ कॉल हो जाता है तो उसको बोल देते हैं रिकर्जन प्रोसेस। ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और रिकर्जन बेस्ड जितनी भी प्रॉब्लम लेटेस्ट से बुक के अंदर दी हुई है वो सब हम सोल्व कर चुके हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 था डेटा टाइप रिविजिटेड, मतलब कि जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, ये सब हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो केवल हमें उन बेसिक जो डेटा टाइप दिए हुए हैं इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर, उनसे हमारा काम नहीं चलता है। हमारे पास में डिपेंड ऑन वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट हमारे पास में डेटा टाइप भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो डेटा टाइप के जो वेरिएंट होते हैं कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करने के हमारे पास में और क्या क्या ऑप्शंस हैं, फ्लोटिंग टाइप डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, या कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उन सब का डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 11 में कराएं। और एक वेरिएबल का केवल नाम और उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करने से वेरिएबल कंप्लीट नहीं हो जाता। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं, उसका नाम भी डिफाइन करते हैं, लेकिन सी का कंपाइलर उसके साथ में उसको स्टोरेज क्लासेस को इनबिल्ट अपने आप एसोसिएट कर देता है, जिसको कि अगर प्रोग्रामर चाहे तो खुद भी कंट्रोल कर सकता है। उनको बोलते हैं स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस का भी डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 11 में कंप्लीटली कर लिया, उसके बेस सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 था द सी प्रोसेसर। द सी प्री प्रोसेसर मतलब कि एक प्रोग्राम हम नोटपैड में लिखें या किसी भी एडिटर के अंदर लिखें, लिखने से लेकर के फाइनल एग्जीक्यूशन या .exe फाइल जनरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो द सी प्री प्रोसेसर चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से प्री प्रोसेसर काम करता है, किस तरीके से कंपाइलर करता है, कंपाइलर से असेंबलर में जाता है, असेंबलर से लिंकर में जाता है, और लिंकर से लोडर के अंदर जाकर के फाइनल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो ये सारे के सारे 12 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इन 12 चैप्टर को डिस्कशन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम सी का जो एक पर्टिकुलर लेवल है उस लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। सी का बेसिक आइडिया या सी के अंदर यूज होने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 12 के बाद में जो चैप्टर नंबर 13 आएगा वो हो गया एरे। एरे मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं कि एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी हो गया कि एक जो इंटीजर टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का है उसको एक ही वेरिएबल को मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर किस तरीके से बनाना है, ये सब हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। तो अब जो आगे चैप्टर 12 के बाद चैप्टर नंबर 13 से जो आगे जो हम सी के अंदर स्टार्ट करेंगे वो सब कुछ एडवांस सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो आगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेसिक जो भी अभी तक 12 चैप्टर है उनको सबसे पहले स्टडी कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। क्योंकि सी स्टडी करने का बेसिक मोटिव ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि जो बंदा सी सीखता है वो सी का प्रोग्रामर ही बने, लेकिन सी लैंग्वेज को सीखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाता है कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं या नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरीके से सीखना है। क्योंकि ये आपको बिल्कुल बेस सिखा देती है कि जिस तरीके से हमको स्कूल के अंदर पहले A4 एप्पल बनाना सीखे, A4 एप्पल, B4 बॉय सिखाया जाता है, उसके बाद में हमें सेंटेंस मेकिंग सिखाई जाती है। तो आप ये मान लीजिए कि इसी तरीके से सी लैंग्वेज जिसने सीख लिया उसके लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी डिले ना करें ताकि आप हमारे साथ में अप टू डेट रहें आने वाले सभी सीरीज के लिए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर कि एरे। एरे क्या होते हैं? एरे बेसिकली, एरे को बोलने के लिए हमारे पास कई सारे प्रोसेस हैं या तरीके हैं जिनको बोलते हैं, जैसे कि एन एरे इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। एरे
एक डेटा टाइप कि जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है हमारा, उसी तरह का वेरिएबल होता है, लेकिन उसके अंदर एक नॉर्मल जो वेरिएबल होता है उसके अंदर केवल एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो एरे वेरिएबल होता है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। Array that are derived data type in C programming language which can store the primitive type of data such as int, character, double, float, etc. जिस डेटा टाइप का एरे डिक्लेयर करेंगे उसी तरह की वैल्यूज को वो स्टोर कर सकता है जितने की हम एरे की लिमिट होगी। एंड एरे इज सी इज ए फिक्स्ड साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। सी के अंदर एरे क्या होता है कि फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब कि एक ही तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम केवल एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं और उन सबको एक जो वेरिएबल है उसके कई सारे आइटम्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो जाती है, उसको हम एरे बोलते हैं। द एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। तो बेसिकली अगर हम बोले कि एरे क्या होता है, जिस तरीके से मान लीजिए कि हमें वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है, दोनों के दोनों इंटीजर टाइप के ही हैं। अगर हमें केवल 2 वेरिएबल यूज करने हैं तो हम उनको आसानी से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमें 10 करने तो 10 को भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमें 1000 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है या 100 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, तो अब हम उसके अंदर क्या करेंगे? उस कंडीशन को सोल्व करने के लिए एरे को इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि जब अगर सेम डेटा टाइप हो, एक ही तरह का डेटा टाइप के वैल्यूज को अगर स्टोर करना है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया जिसको बोल देते हैं एरे, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो सकते हैं। कि अब एरे क्या होता है इनको हम देखते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये हमने एरे की डिक्लेरेशन का नॉर्मल सिंपल सा फॉर्म दिया गया। हम एक उससे पहले देख लीजिए वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप उसका डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया इंटीजर, उसके बाद में वेरिएबल का नाम होता है। तो वेरिएबल का नाम क्या हो गया, A__1 और ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 5 लगा दिया। जो नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है उसके अंदर ब्रैकेट्स अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन एरे के अंदर ब्रैकेट्स अलाउड इसलिए होते हैं क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल और एरे वेरिएबल जो होता है उसके अंदर डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि एरे के अंदर साइज डिफाइन करी जाती है कि वो जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं वो अपने आप के अंदर कितने सारे अलग अलग वेरिएबल्स को स्टोर करके रख रहा है। जैसे कि डेटा टाइप, एरे नेम, साइज। साइज बताएगा एरे ये 5 कर दिया, मतलब कि ये 5 इंटीजर वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। एरे 5 कर दिया। अगर इसके अंदर 15 कर देते तो अगर array_1 इसके अंदर 15 लिखेंगे तो ये वैसा ही प्रोसेस होगा जैसे कि हम अलग अलग तरीके से 15 वेरिएबल डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप के। तो क्या होता है कि मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो प्रोसेस है वो हमारा खत्म हो जाता है इसके अंदर। अब एरे को डिक्लेयर करने का दूसरा प्रोसेस ये है कि इंट डेटा टाइप तो हमने डिफाइन करना था। ये एरे का हो गया, नाम हो गया, ये साइज भी हमने डिफाइन कर दी कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट है। ये उसका इनिशियलाइजेशन हो गया कि एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हो डायरेक्टली डिक्लेरेशन के टाइम। उसी तरीके से ये हमने साइज डिफाइन नहीं कर रखे लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने डिफाइन कर दिया कि साइज इसकी 5 है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट को ही आना चाहिए। उसके अलावा जो भी एलिमेंट देंगे आप वो गार्बेज वैल्यू की तरह ट्रीट कर दी जाएगी। लेकिन जो ये थर्ड टाइप का जो है उसके अंदर इसमें बोला कि साइज हमने दी नहीं है, ये साइज उतनी आएगी जब तक कि आप यहाँ पे एंट्री करते रहेंगे। ये 5 है, अगर इसके अंदर 600 700 एड कर देते तो वो भी उसके अकॉर्डिंग साइज को अपनी ले लेता। तो क्या होता है, डेटा टाइप ऑफ एरे का नेम और साइज का जानना जरूरी है, भले इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जानो या वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम पे जानो। तो ये हो गया सिंपली एरे का डिक्लेरेशन और नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। केवल इतना सा डिफरेंस है कि एरे के अंदर यूज करते हैं हम कैपिटल ब्रैकेट्स के बीच के अंदर एरे की साइज की कितने वेरिएबल्स की तरह उसको ट्रीट करना है। ओके, तो till the array element are not given any specific value, they are supposed to contain garbage value। जब जिस तरीके से अगर मान लो इंटीजर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, अगर उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं करी है तो कोई भी गार्बेज वैल्यू उसके अंदर ऑलरेडी स्टोर हो जाती है। और प्रिंट करा करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ आपको दिखेगा जो कि आपको डिजायर्ड नहीं होता है, बट गार्बेज वैल्यू होती है। सेम उसी प्रोसेस के थ्रू जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है जब तक कि हम उसको स्पेसिफिक वैल्यू को असाइन नहीं करते। इफ द एरे इज इनिशियलाइज्ड वेयर इट इज डिक्लेयर्ड मेंशनिंग द डायमेंशन ऑफ द एरे इज ऑप्शनल एज इन द एग्जांपल। जैसे कि हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने साइज डिफाइन नहीं करी लेकिन इसको इनिशियलाइज कर रखा है। तो जब हम एरे को डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइज भी कर देते हैं तो एरे के साइज को बताना कंपलसरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। तो एरे डिक्लेरेशन के तीनों प्रोसेस बिल्कुल वैलिड है। ओके, अब आता है कि एरे एग्जाम्पल। एरे होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एरे लिया है एक
AR के नाम से। ये हमने देखिए जैसे हमने बताया था कि एक एरे के अंदर जितना साइज बताएंगे उतने ही वेरिएबल्स वो अपने आप को बना लेता है। AR 0 1 2 3 4 ये 5 एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर। तो ये इस एरे की साइज क्या होगी? AR 5। तो 5 अलग अलग वेरिएबल्स कौन से हो गए? अगर इसके जगह पे मैं नाम देता है इसको A B C D E, तो E वेरिएबल की जगह पे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? AR 4, D की जगह हो जाएगा AR 3, C की जगह हो जाएगा AR 2, B की जगह हो जाएगा AR 1 और A की जगह हो जाएगा AR 0। अब ये जो लिखे हुए 100 200 ये तो हो गए एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं वो होते हैं एरे एलिमेंट। और जब इसको एक्सेस करेंगे 0 1 2 3 4 ये सब आ गया इसका इंडेक्स। जब भी हम एरे को एक्सेस करते हैं तो उसके इंडेक्स के थ्रू करते हैं। अगर इनकी जगह वेरिएबल 5 होते तो A इक्वल टू क्या हो जाता? AR इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाती? 0। तो ये हो गया एरे का एग्जांपल जिसके अंदर ये तो हो गया एरे का एलिमेंट। ये एरे को एक्सेस करने का तरीका है और ये उसके इंडेक्स हैं। अब एक्सेस कैसे करते हैं? जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया है, एन एलिमेंट इज एक्सेस बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम। एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स के थ्रू। इसके थ्रू वेरिएबल का नाम तो था AR, लेकिन AR ये 0 कर दिया तो ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर उसके लिए 4 कर रहे हैं तो 4th नंबर पे कर रहे हैं। बाई प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द एरे। इस तरीके से उसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने का तरीका इसने बता रखा है कि एरे का नाम आ गया, उसके बाद में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उनके बीच में एरे का इंडेक्स नंबर डाल देते हैं तो उस वेरिएबल की तरह ट्रीट करने लग जाता है इंडिविजुअल एरे एलिमेंट। एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0। 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड 1 इज द सेकंड एलिमेंट। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो भी एरे डिक्लेयर होता है तो उसका सबसे पहला जो इंडेक्स होता है वो होता है 0। इसके पर्टिकुलर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास में एरे n साइज का डिफाइन है तो उसको एक्सेस करते टाइम पे 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 एलिमेंट तक हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब एरे की डेटा एंट्री कैसे होती है? वेरिएबल हमने एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। एरे वैल्यू डिक्लेयर करना है उसको एक्सेस करने का तरीका हमने ढूंढ लिया किस तरीके से एक्सेस करते हैं। अब बात आती है कि उसके अंदर डेटा को स्टोर कैसे करेंगे। जैसे हम नॉर्मल एक वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं सेम उसी तरीके से एरे के अंदर भी वेरिएबल को डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, साइज ऑफ 5 है, तो हम क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 से लेस देन तक ले जाएंगे। क्यों? 0 1 2 3 4 में हो गए 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट तक चलेगा। अगर जो 5 तक लेके जाएंगे तो गार्बेज वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा, हमें एरर तो नहीं देगा लेकिन वो चलता रहेगा। अब क्या करें? प्रिंट अप एंटर वैल्यू करने के लिए हमने क्या कर दिया? AR_1 आई मतलब फर्स्ट आया 0 फिर 1 2 3 4 %d फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर इसकी जगह पे हमारे पास में वेरिएबल ए होता तो क्या बोलते? AR_1 की जगह पे बोलते वेरिएबल %a। तो क्या हुआ? जिस तरीके से हम नॉर्मल वेरिएबल का डेटा स्टोर करते हैं कि डेटा एंटर करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, उसी तरीके से आप एरे के अंदर भी कर सकते हो। एरे का हर एक एलिमेंट एक इंडिविजुअल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है या वर्क करता है। अब डेटा एंट्री भी कर दी, अब डेटा को रीड कैसे करते हैं? सेम उसी तरीके से कि इंडेक्सिंग के थ्रू इसको रीड कर सकते हैं। एरे हमने डिफाइन कर रखा है 5 का सम है। अब इसके अंदर सम टोटल नंबर ऑफ एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को हमें सम करना। तो क्या करेंगे? AR_1 ब्रैकेट में क्या कर दिया? आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और 5 से लेस देन में जा रही है, मतलब कि 4 तक जाएगी। तो 0 से 4 तक के जो एक एक आइटम है उनको सम के अंदर ऐड करता हुआ चला जाएगा। एरे का जो एलिमेंट है वो बिहेव किस तरीके से करता है? एक वेरिएबल की तरह। तो एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर वो सभी रूल अप्लाई होते हैं जो कि एक नॉर्मल वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होते हैं। ओके, अब एरे को हमने डिक्लेयर करना सीख लिया है, एरे को एक्सेस कैसे करते हैं वो सीख लिया, कि एरे के अंदर डेटा एंट्री कैसे करते हैं वो भी हम सीख चुके हैं, और एरे के डेटा जो आता है उसको आउटपुट में यूज कैसे करते हैं या फिर उसको यूज कैसे करते हैं ये भी हम इसके अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एरे। एक एरे जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज द सेम डेटा टाइप एंड कैरीज द सेम साइज। मतलब कि एक एरे के अंदर अगर हमने आइटम स्टोर करवाने तो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। एरे की जो साइज होती है वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए और सेम साइज की वैल्यूज को वो स्टोर करेगा। जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर हमने एरे डिक्लेयर करा है तो हर एक एलिमेंट 4 बाइट को स्टोर करेगा। तो अगर मान लीजिए कि एरे 10 साइज का है तो वो टोटल हमारे पास में मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा? 10/4 मतलब कि 40 बाइट्स का। अब सेकंड आता है एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट द स्मॉलेस्ट मेमोरी लोकेशन।
तो देखिए हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट्स की जो मेमोरी होती है वो कंटिन्यूअस के अंदर स्टार्ट होती है। कि मान लीजिए ARR 0 है, 0th नंबर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, उसकी जो एड्रेस मेमोरी एड्रेस आएगा उसके अंदर ऐड करते हुए चले जाएंगे बाय नंबर ऑफ बाइट्स, जो कि उसके प्रिमिटिव डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है, और वो कंटिन्यूअस एरे की ऑर्डर के अकॉर्डिंग वैल्यूज को सेव करता हुआ चला जाएगा। Elements of the array can be randomly accessed since we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element। अगर हमारे पास में डेटा के अंदर मान लीजिए कि एरे के अंदर 20 आइटम्स स्टोर्ड हैं, 20 में से मेरे को 10th नंबर का चाहिए, तो हमें वापस से 1 से स्टार्ट नहीं करना है, 0 से स्टार्ट नहीं करना। 10th नंबर का जो एलिमेंट होगा एरे के अंदर तो उसका इंडेक्स क्या होगा 9, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 नंबर के ऊपर 10th नंबर आ जाएगा, तो उसको उस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एरे की, एरे किस तरीके से होता है। अब बात आती है कि एरे की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। एरे आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। तो एरे का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटिन्यूस में होता है। जैसे मान लीजिए कि मेमोरी का एड्रेस नंबर 1 के ऊपर एरे का 0th नंबर का इंडेक्स स्टोर्ड है, तो 10th नंबर के ऊपर एरे की जो स्टोर की वैल्यू है, मेमोरी एड्रेस की वैल्यू जो 10 आएगी, 10 की जगह पे स्टोर होगा 9th और 11th नंबर का एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड एरे कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर टाइप विच कैन बी रेफर्ड बाय ए सिंगल नेम। एरे का डिक्लेयर करने का प्रोसेस ये है कि सिंगल वेरिएबल के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल करना, लेकिन वो सभी वैल्यूज सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम आपका एरर दे देगा। The array name is actually a pointer to the first location of the memory block allocated to the name of the memory। बिल्कुल सही बात है कि एरे इज नेम इज एक्चुअली पॉइंटेड टू द फर्स्ट लोकेशन। एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स जो आता है, 0 नंबर का जो इंडेक्स आता है, उसका जो मेमोरी लोकेशन होता है उसी को पॉइंटर कर रहा होता है। एंड एरे आइदर इन इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट डेटा टाइप कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन बट नॉट आफ्टरवर्ड। कि एरे का जो इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोटिंग टाइप के जो इंटीजर होते हैं, वेरिएबल होते हैं एरे के, उनको ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन बट नॉट आफ्टर, उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी मॉडिफाइड सेपरेटली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट। बिल्कुल सही है कि एरे के अंदर अगर 10 एलिमेंट है तो किसी नंबर पे एलिमेंट के ऊपर कुछ भी गड़बड़ आने पे हम उसी को रेक्टिफाई कर सकते हैं, बाकी सबको रिफ्लेक्ट करिए बना। All elements of an array set the same name and they are distinguished from each other with the help of element number। एक वेरिएबल के अंदर, एरे के अंदर सिमिलर डेटा टाइप स्टोर होते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर 10 साइज का वेरिएबल डिफाइन एरे डिक्लेयर्ड है तो 10 अलग अलग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करेगा, जो कि इंडेक्स के थ्रू होगा, और हर एक वेरिएबल का एलिमेंट को अपने आप के अंदर सिंगल एंटिटी है, एक्सेप्ट उसका डेटा टाइप बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एरे का डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं कि एरे होता क्या है, एरे का यूज क्यों करते हैं, और किस तरीके से एरे को एक्सेस करा जाता है, उसके अंदर रीड करा जाता है, किस तरह से वैल्यूज के अंदर इंसर्ट करी जाती है, किस तरह से उसकी वैल्यूज को फैच किया जाता है। ओके।